गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सारा आकाश। सारा आकाश आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। वो आपका पूर्वार्ध भाग था। अब आप 12th में सारा आकाश का उत्तरार्ध भाग पढ़ेंगे। पूर्वार्ध में आपने देखा कि समर का विवाह प्रभा से हो गया है, लेकिन समर अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। वो संतुष्टि उसे नहीं मिल पा रही है। प्रभा के व्यवहार से वह बहुत ही खिन्न है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं। वो शायद जीवन में कुछ और करना चाहता है, विवाह के बंधनों में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने उसका विवाह प्रभा के साथ करा दिया है। अब आगे देखते हैं उत्तरार्ध भाग में सारा आकाश, जिसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। आइए चलते हैं पाठ की ओर। तो उत्तरार्ध का भाग 1 लिखा है प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं सुबह। ठीक है, अब आरंभ करते हैं आपके पाठ को। जब सारा आसमान सलेटी रहता हो, बस पूरब में इस छोर से उस छोर तक छाया बैगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहरा पड़ता जा रहा हो, और फिर बीच दिशा के कोहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरकाकर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो, हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ जाती हो, पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हों और धीरे धीरे नगर जागने लगता हो, तो अपनी छत की मुंडेर के सहारे एक पांव मुंडेर पर टिकाए उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसा आह्लादकारी अनुभव है। यहाँ पर लेखक ने प्रभात काल का वर्णन अति सुंदरता से किया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी महसूस होगा जैसे आप प्रातः काल के सूर्योदय का दर्शन कर रहे हों। यह मैंने पहली बार जाना, पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है। कभी लगता गोला तेजी से लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ उठ रहा है, और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह एक एक चीज को देखता, और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती हैं जैसे फव्वारे की धारियां उठती हों। और सामने वाले ऊंचे तिमंजले मकान के एरियल का बांस सबसे पहले किरणों का स्पर्श पाता है। हर क्षण लगता जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता तो इतनी सारी बातें उसे भी बताता चलता और उसे भी धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। लेकिन लगा जैसे जिंदगी में खुद मैं ही पहली बार सूर्योदय देख रहा हूं। उन दिनों तो ना जाने किन अंधेरी कोठरियों में कैद था, देखता ही नहीं था कि आसपास हो क्या रहा है। अब रोशनी में आया हूं तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरे में बंद रहने की झेप आंखें नहीं मिलाने दे रही। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊंगा, सीधा और उसके चेहरे की ओर कैसे देख पाऊंगा, उन आरोप करती हुई उलाहने भरी आंखों का सामना कैसे कर पाऊंगा। सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा। शायद अब तो घर वाले, बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने को नहीं कहेंगी। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। अभी थोड़ी ही देर पहले प्रभा उठकर गई थी, ना मैंने उसकी ओर देखा, ना वह सीधे मेरी ओर देख पाई थी। फिर मैं चुपचाप उठकर यहाँ चला आया। देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा। समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं, लोग मुझे देखें। इससे पहले ही मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था। तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा था। सड़कों पर जमादार कूड़ा खुरसते हुए झाड़ू दे रहे थे। दूध की टंकियां साइकिल से बांधे दूध वाले किसी खुले दरवाजे के सामने खड़े थे, और बच्चे को गोद लिए चादर लपेटे कोई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे। यहाँ पर लेखक ने जो उसके आसपास के दृश्य हैं उनका वर्णन बड़ा सजीव ढंग से किया है। एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया उंगलियों से दूध बूंद बूंद टपकता है। वह दृश्य मुझे बहुत रोचक लगा, और जब इसका ख्याल आया तो खुद ही मैंने पूछा
ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फव्वारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चल रहा हूँ। हर क्षण डर लगता कि कहीं ये बांध टूट न जाए और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू कर दूं। देखो, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। समझ में नहीं आया था कि अपने इस आनंद को व्यक्त कैसे करूं। प्रभा की इस समय क्या हालत होगी, इस बात की कल्पना से ही मेरा सारा अंग रोमांचित हो जाता था। एक शराब ही थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सीज सीज कर अणु अणु में समाई जा रही थी और सारी धरती नम हो आई थी। कितनी भीषण गर्मी, झुलसा देने वाली लू धूप के बाद में स्वच्छंद निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासे की तरह पी रहा था। खूब जोर जोर से आवाजें देने के बाद दिवाकर साहब ने जम्हाइयां लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। क्या है, रात को 11 बज गया और फिर सुबह 7 बजे ही आदम का। फिर भीतर से देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मायके में है, अब बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है। बीवी को लेकर किया गया मजाक सचमुच भीतर से मन को गुदगुदा गया। कहना चाहा कि इस कम वक्त की बीवी मायके में है, लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रखकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है। चला जाऊं, निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ आया है। जो जिसका काम है सो करेगा ही। हम तो अभी आपकी मांगों से सोकर उठे हैं, मुंह हाथ धोएंगे। अरे इम्तिहान में इतना पीले हैं कि अब जरा सा आराम भी ना करें। लॉर्ड आदमी है, तेरी तरह भगवान से थोड़ी कह आए हैं कि दिन निकलने से 4 घंटे पहले उठूंगा, उठते ही ठंडे पानी में डूबूंगा, फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूंगा। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोलकर कहा, ले आइए तशरीफ। अच्छा तो चलें, अभी तो आप सजने संवरने में 2-2.5 घंटे लेंगे। मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया। आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है, फर्स्ट डिवीजन में पास होने का सपना दिख गया क्या। सुबह सुबह देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं। उसने आलस्य से फिर जम्हाई ली। यार, इस इम्तिहान की याद मत दिलाया कर, मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, फेल हो गए तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं। सच बात थी, जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता है तो दिमाग से हर बात उड़ जाती है, दिल धसक उठता, ना जाने क्या होगा। लेकिन एक झटके में इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा, छोड़ो भाई, इस बारे में बात मत कर, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी से प्राण सुखाने की क्या जरूरत है। फिर आश्चर्य हुआ कि यह भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले से तो नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, अभी तक कल की ही बात पर माता जी का मुंह फूला हुआ है। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हो गई। इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो, मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। 4 लड़के हों तब भी वही बात, और 2 हों तब भी वही। मैं चाहता हूं कि आज यह झगड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा, अभी तक चल रहा है, लेकिन लगा जैसे यह वाक्य मैंने उससे नहीं अपने आप से कहा। दीवार से सटकर दबी सिमटी प्रभा दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। अचानक आंखें भीग गई। मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज सुनाई देती रही, भैया भाभी से बोलो। पहले इस आवाज को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई इस आवाज की प्रतिध्वनि से मेरे अस्तित्व का अणु अणु गूंज उठा। मन हुआ मुन्नी से लिपट जाऊं और उसके कान में अपनी आनंद विह्वल वाणी में कूक उठूं। देख मुन्नी, मैं बोला, मैं तेरी भाभी से बोला, लेकिन मुन्नी अब है कहाँ। उसे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया गया है। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है। उसने मुझे एक गड्ढे से निकाल लिया था और खुद उसमें जा गिरी। काश जरा पहले वह मुझे निकाल लेती तो मैं उस नरक में कभी उसे जाने न देता। दिवाकर की किसी भी बात से वह चौंक कर छिटपिटिया उठा। कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यह मेरी बहुत बुरी आदत है, यूँ बातें करने की। सोचने लगता हूँ तो दिवाकर कह रहा था कि समर, कल हमारे एक चचेरे भाई आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि माताजी की नाराजगी आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। पिछली बार आए थे तब तो तुम
तब तो मैं तुम्हें मिला नहीं पाया। बाबा रे कितना घूमा है, उन्होंने भी कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन भाई अपनी ये छोटी वोटी कटवा आना, अगर कहीं वे इसका मजाक मनाने लगे तो तू बुरा मान बैठे। ऐसे ही हैं वे, जरा उन्हें ढोंग वोंग जरा कम पसंद है। ये ढोंग क्या, अपना अपना विश्वास है। मैं बहस नहीं बढ़ाना चाहता था। अच्छा विश्वास है कि आप अलग जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा अलग फहराता जा रहा है। इसकी एक उपयोगिता जरूर है कि किसी से लड़ाई हो जाए तो लपक कर सबसे पहले चोटी पकड़ो, दूसरा आदमी हिले डुलेगा नहीं। लेकिन कर कुछ नहीं सकता। हाँ, इम्तिहान के दिनों में इसे खूंटी में बांधकर पढ़ा भी जा सकता है। और वह खुद भी हंस पड़ा। तुम खाने पीने और भोग विलास से मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का क्या आनंद होता है। कहने को जो मन हो सो कह लो, लेकिन समर बाबू दुनिया में इसके सिवा और है ही क्या। कभी कभी हम भी तुम्हारे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहां चीज बड़ी छटी छटी आती है। चला हमेशा से वहीं आया है, उसके आसपास के शब्द जाल चाहे जितने फैला लो। तब मुझे याद आया कि मंदिर गए तो जैसे मुझे युगों हो गए हों। फिर भी गंभीरता से कहा, देखो दिवाकर, यह अपने विश्वासों की बात है। हर देश के वस्त्रों, रहन सहन या विचारों की एक संस्कृति होती है। हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते और इस तरह लोगों के कारण ही देश की यह हालत होती जा रही है। हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं। अपनी चीजों और अपनी देवी देवताओं का तो हम यूं ही मजाक उड़ाएंगे, हर विदेशी चीज के पीछे भागेंगे। जब मैंने अपनी बात शुरू की तो ध्यान आया कि काफी लंबा और प्रभावशाली भाषण देकर इसे समझाऊंगा, लेकिन बीच में ही अचानक मुझे गणेश जी की मिट्टी का ढेला मानकर बर्तन मांज लेने वाली घटना का स्मरण हो आया। प्रभा ने अच्छा किया इस बात बर्तन मांज लेने वाली घटना का स्मरण हुआ। प्रभा ने अच्छा किया कि इस बात को अब भी मैं नहीं मानता, लेकिन यह बात मुझे तब अनजाने रूप में रह रहकर काट रही थी। मेरा घोर व्यवहार, घोर अनुचित, एक हद तक अमानुषिक था। तभी एक क्षण को लगा कि आज प्रभा मेरे सारे व्यवहार की सफाई मांग ले तो अपने लिए काम की क्या कहकर सफाई दे पाऊंगा। शायद मेरे पास ईमानदारी से अपने अनेकों कामों की कोई सफाई नहीं है। तैश में दिवाकर बोला, देशी और विदेशी की बात तो नहीं जानता, लेकिन देशी पने का नाम लेकर कार्टून जैसी सूरत बनाए रखना भी मुझे पसंद नहीं। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऊंची ऊंची बिना क्रीज स्त्री की पतलून, गंदी सिकुड़ी कमीज या अंग्रेजी ढंग से कटे बालों से लटकती लट्टू जैसी गांठ वाली चोटी ही अगर देशी पना है तो हम इसे दूर से प्रणाम करते हैं। मुझे समझाओ, अगर इसी देश में आदमी जरा ढंग से रहने लगे तो विदेशी कैसे है। यह सब नहीं रखना, सिर पर फिरवाइए मशीन, खादी का मोटा धोती कुर्ता पहनिए ताकि हवा चलने पर टांगों से अलग धोती स्वतंत्रता दिवस की झंडे की तरह फहराए। आप उसे संभालते संभालते उसके पीछे भागे। मेरा चेहरा लाल हो आया। मुझे लेकर वे कई बार ऐसा कह चुका था और हर बार मैंने इसे व्यक्तिगत पसंद और विश्वास कहकर टाल दिया। कभी कभी कई दिन अनबोला भी रहा। अब इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मेरे पास इन कपड़ों के सिवा दूसरे नहीं हैं। मुझे प्रभा की फटी और थिंगलियां लगी धोती का ख्याल हो आया, लेकिन जैसे ही प्रभा का चेहरा सामने आता मैं दिवाकर की सारी बकवास भूल गया और बोला, अच्छा बाबा अब बस भी कर, कॉलेज की डिबेट थोड़ी है, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। लेकिन आज अचानक अपनी प्रसन्नता के मूड में कुछ अता पता तो दो। बात मेरे होठों तक आ गई। दबाकर बोला, यूं ही कोई खास बात नहीं। अच्छा तू भी अब नहा धो और मुझे चलने दे, मुझे कई और जरूरी पत्र डालने हैं। ला 2-4 पोस्ट कार्ड दे दे। सहसा मेरा शरीर सिहर उठा। मुझे प्रभा का पोस्ट कार्ड मांगने का ढंग याद आ गया। कहाँ कहाँ डालने हैं कुछ बता तो सही, हमारा भी रोल नंबर याद रखना। किसके पास पहुंच गई कापियां। वह हंसा, फिर गंभीर हो गया। यार इधर उधर कुछ पहुंच निकालो। ना सुना है दुनिया भर के लड़के दिग्विजय करने निकल पड़े हैं, जिनसे कभी जन्म जिंदगी में नहीं मिले, उनके पास जा धमकते हैं और रौब से काम निकलवा लेते हैं। लगता है अगर इस बार कोई उठा धराई नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। उसके माथे पर चिंता की सलवटें उभर आईं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपकी उत्तरार्ध का भाग 1 की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा, तभी आपका भाग 1 पूरा होगा।
ओके क्लास, ओके।